मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, ये आंखों की एक ऐसी समस्या है जो हम सबको होनी ही है। किसी को थोड़ा जल्दी तो किसी को बाद में, पर होगी सबको। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता है। इस वजह से हमारे देश में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह मोतियाबिंद है। लोगों को इसके शुरुआती लक्षण नहीं पता, वो इसकी जांच नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते हैं। अब हमने सोचा जब मोतियाबिंद एक इतनी बड़ी ही समस्या है तो क्यों ना आप तक मोतियाबिंद के बारे में A to Z जानकारी लाई जाए। अब दिल्ली के तो काफ़ी अस्पताल और आई सेंटर्स हम जा चुके हैं, पर आप लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो लोग दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं, MP में रहते हैं, UP में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उन तक उनके शहर के डॉक्टर्स लाए जाएं। और आपका हुक्म सर आँखों पर है, इसलिए आज हम दिल्ली में नहीं हैं, आज हम हैं पटना में। और यहाँ हम जाएंगे सेंटर फॉर साइट के 2 अलग अलग सेंटर्स में। यहाँ डॉक्टर से बात करेंगे और आप तक कैटरैक्ट के बारे में सारी जानकारी पहुँचाएंगे। अभी हम मौजूद हैं सेंटर फॉर साइट के RPS मोड़ वाले सेंटर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजीव से, जाने माने कैटरैक्ट सर्जन जो 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर राजीव, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल मेरा आपसे ये है, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट ये आखिर है क्या? मोतियाबिंद हमारे उम्र के साथ लेंसेस में एक चेंज आती है, जिससे हमारा लेंस जो है लाइट को एक साइड से दूसरे साइड पास नहीं होने देता है, वो ओपेक हो जाता है। और ओपेसिटी क्या होती है? बेसिकली हर वो स्ट्रक्चर जो लाइट को अपने से पास ना होने दे, ठीक है? तो लेंस में उस चेंज को ही हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ये चेंज हमारे बचपन में भी हो सकता है, हमारे जो बुढ़ापे के कैटरेक्ट्स होते हैं वो बुढ़ापे में भी हो सकता है, और आँख में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत तरीके हैं जिससे हमारे आँखों में मोतियाबिंद बन सकता है। मोतियाबिंद बेसिकली हमारे लेंस का लाइट को पास ना देने करने की स्थिति को ही हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसा होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन हम सब सुनते हैं कि एक बुढ़ापे की बीमारी है, तो मोस्ट कॉमन है हमारा एज रिलेटेड कैटरैक्ट, जो हमें एक सर्टेन एज के बाद सबको ही स्टार्ट होने लगता है। ये हमारे एजिंग का प्रोसेस है। जैसे हमारी पूरी शरीर एक तरह से बूढ़ी हो रही होती है, हमारे मसल्स स्किन कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो आँखों के प्रोटीन भी डिनेचर होने लगते हैं, और अल्टीमेटली हमारे आँख का जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाता जो एक यंग एज में रख पाता है। तो मोस्ट कॉमन हो गया एज रिलेटेड कैटरैक्ट। दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो होता है बच्चों में जो कैटरेक्ट होता है। वो बच्चों में जो कैटरेक्ट होता है वो जन्म के साथ ही पैदा होता है। जब माँ गर्भवती होती है तो उस समय कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे मोतियाबिंद के साथ ही पैदा होते हैं। दूसरा होता है कि अगर आँखों में चोट लग जाए तो चोट लगने के कारण भी आपको उम्र के पहले ही मोतियाबिंद बन सकता है। एक और होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा UV लाइट एक्सपोजर है, जैसे सनलाइट में बहुत ज़्यादा काम है, उन लोगों में मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है। उसमें आँखों का लेंस जो है जल्दी ख़राब हो सकता है। फिर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे कैंसर मरीजों में देखा गया है कि आफ्टर रेडिएशन थेरेपी, उनको रेडिएशन जब पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद भी मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है। तो मोतियाबिंद के ये सब तमाम कारण हो सकते हैं। चलिए, क्या वजह है ये तो आपने हमें बता दिया, पर किसी इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसे मोतियाबिंद हो रहा है? क्या लक्षण है जिस पर उसे नज़र रखनी चाहिए? मोतियाबिंद का सबसे पहला लक्षण जो होता है वो मरीज को दिखने में स्पष्टता नहीं रहती है। जो चीज़ है वो जितनी क्लैरिटी से देख पाता है उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है, जिसको वो धुंधलापन भी बोल सकते हैं, ब्लरी विजन भी बोल सकते हैं। उन्हें धूप में देखने में परेशानी हो सकती है, लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। बहुत सारे मोतियाबिंद में क्या होता है कि जब हम रात को चलते हैं तो जो गाड़ी की हेडलाइट आती है वो लाइट भी फट सकता है, उसके सराउंडिंग में हेलोज बन सकते हैं काले काले। ये सब तमाम लक्षण मोतियाबिंद में हो सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो आप घर में रख के पकड़ सकते हैं कि अगर बार बार आपके चश्मे का नंबर बदल रहा हो तो आपको तुरंत किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए, वो भी मोतियाबिंद का एक कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी बार सुना है कि मोतियाबिंद भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। अगर कुछ नाम मैं लूँ, जैसे जो मैंने सुने हैं, एक है न्यूक्लियर, एक है कॉर्टिकल, एक है बायलैटरल।
इन तीनों में क्या फ़र्क है, या अगर आप ये समझा दें कि ये अलग अलग मोतियाबिंद क्या हैं? मोतियाबिंद के प्रकार समझने के लिए सबसे पहले आपको लेंस की थोड़ी एनाटमी, मतलब कैसी बनावट होती है, ये समझना पड़ेगा। लेंस हमारा एक आम जैसा स्ट्रक्चर है। जब आम कच्चा होता है तो उसके सब लेयर्स, जो उसका छिलका होता है, जो उसका गुदा होता है और जो उसकी गुठली होती है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जब ऐसे ऐसे आम पकते जाता है, जिसको हम कैटरेक्ट के फॉर्म में अगर हम एनालॉजी ले लें उसका, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना। तो वो जो डिफरेंट लेगा, किसी का छिलके में अगर मोतियाबिंद हो गया तो उसको हम कैप्सुलर कैटरेक्ट्स बोलते हैं। किसी का अगर गुदे में कैटरेक्ट हो गया, जो गुदा वाला पार्ट है, कैटरेक्ट का मतलब कि उससे लाइट पास नहीं हो रही है, वो ओपेक हो गया है, तो हम उसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। और किसी का गुठली में अगर ओपेसिटी आ गई तो उसको हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोल सकते हैं किसी को। अब बायलैटरल का मतलब होता है कि दोनों ही आंखों में एक साथ मोतियाबिंद हो जाना। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक आंख में होना। यही डिफरेंस है इनके बीच में। और डॉक्टर साहब, मैंने बहुत बार ये सुना है कि कैटरैक्ट आंखों की एक ऐसी समस्या है जो हम सबको कभी ना कभी होनी ही है। आपको, मुझको, कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश मौजूद है, उनको भी इसे बचा नहीं जा सकता। तो क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई मिथ नहीं है। मोतियाबिंद सबको होना है। किस एज में होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर सच्चाई यही है कि किसी न किसी उम्र में सबको मोतियाबिंद होना ही है। अच्छा, तो अगर हम ये बात करें कि किसी को मोतियाबिंद है, आपने जैसी लक्षण बताए, और हमारा ये वीडियो उसने देखा और उसने ये पहचान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है मुझे मोतियाबिंद है, और वो इंसान डॉक्टर के पास आ रहा है, किस तरह के टेस्ट, क्या जांचें ऐसी की जाती हैं जिनसे ये पुख्ते तौर पर पता चल जाता है कि हाँ, मोतियाबिंद ही है? मोतियाबिंद की जांच में सबसे पहले जब आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपके आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाले जाएंगे, जिनसे आपकी पुतली जो है, पुतली मतलब पुतली के पीछे का जो भाग होता है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद हमें लेंस काफ़ी क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोप है। उस पर आपकी टेस्ट की जाती है। उस स्लिट लैम्प पे हमें साफ तौर पे मोतियाबिंद दिखाई पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं आपके बिल्कुल सेंटर मौजूद में? हैं, हमारी सारी मशीन मौजूद है हमारे। क्या हम चल सकते हैं? आप हमें दिखा सकते हैं ये टेस्ट? बिल्कुल, आइए हम सब। ये वो मशीन है जिसमें हमारे मरीज की जांच की जाती है। मरीज की जांच करते समय डॉक्टर आराम से देख पाता है कि मोतियाबिंद बन गया है, तो हम आपके लेंस के सारे लेयर्स इसमें आराम से जांच कर पाते हैं और पकड़ पाते हैं कि किस लेयर में मोतियाबिंद बना हुआ है पेशेंट का। ये कुछ मशीनें हैं जिनसे हम आँख का जो प्रेशर होता है उसकी मेजरमेंट करते हैं। इस मशीन को ऑप्टिकल बायोमीटर बोलते हैं। इस मशीन में हम आँखों में, आपको पता ही है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन में जो होता है, हमारा कुदरती लेंस ख़राब हो जाता है, उसको हम बाहर करते हैं और आर्टिफिशियल लेंस बैठाते हैं। तो उस आर्टिफिशियल लेंस का क्या पावर होगा और किस पावर का लेंस बैठाया जाएगा, वो सब जांचें इस मशीन में की जाती है। ये वाला मशीन जो है, ये आँखों के जो पीछे के सबसे भाग है, हमारे आँखों का जो पर्दा जिसे रेटिना बोलते हैं, उस रेटिना हेल्दी है कि नहीं है। कभी कभी आंखों में जो रोशनी होती है उसमें कुछ पार्ट तो कैटरेक्ट का भी होता है, कुछ पार्ट कभी कभी हमारे पर्दे में कमज़ोरी की वजह से भी पेशेंट को कम दिखाई पड़ सकता है। तो हम इनसे वो जांच कर लेते हैं कि आंखों का पर्दा जो है वो बिल्कुल हेल्दी है कि नहीं है। कुछ मरीजों में क्या होता है कि मोतियाबिंद पूरी तरह से पक जाता है। जब पूरी तरह से पक जाता है तो हम आँख के पर्दे का जाँच नहीं कर पाते हैं। वैसे मरीजों के लिए फिर हमें अल्ट्रासाउंड के मशीन का यूज़ करना पड़ता है कि उनके पीछे पर्दे में कोई और बीमारी तो नहीं है, और ये जो रोशनी कम हुई है उनके पके हुए मोतियाबिंद के कारण, वो सिर्फ और सिर्फ मोतियाबिंद के कारण ही हो रहा है। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल हम उन लोगों में करते हैं। अब मुझे एक बात ये बताइए, आपने ये तो बता दिया हमें कि कैटरैक्ट सबको होगा ही, पर क्या कुछ वजह ऐसी हैं जिनके चलते कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हमें उम्र से पहले हो जाता है? बिल्कुल, उम्र से मोतियाबिंद पहले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में जो चल रहा है वो स्टेरॉयड युक्त मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। लोग बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत सारे वो कुछ लोगों में क्रोनिक दमा वगैरह होता है, वो लोग स्टेरॉयड के इनहेलर्स लेते हैं। कुछ लोग अपने स्किन में कॉस्मेटिक वजह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरॉयड क्रीम्स का और ऑइंटमेंट्स का। इन वजहों से मोतियाबिंद बहुत जल्दी उम्र के कारण, उम्र से बहुत पहले हो जाता है, और वो मोतियाबिंद ठीक नहीं है। उसके साथ साथ मोतियाबिंद के साथ साथ उसमें एक और गंभीर बीमारी जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं, उसका होने का डर रहता है। तो लोगों को ये इन स्टेरॉयड क्रीम्स को अंडर मेडिकल सुपरविजन ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से ओवर द काउंटर जाके कभी इन क्रीम्स का यूज़ ना करें, ना इन मेडिसिन का जिनमें स्टेरॉयड नाम का एक केमिकल होता है वो इस्तेमाल ना करें।
दूसरा ये है कि जैसे हमने बताया था कारणों के बारे में, तो उन कारणों में से एक कारण था हमारा बहुत प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर जो होता है, उसके कारण भी मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है। ऐसे लोगों को यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आँख सुरक्षित रह सकें उनकी। अगर आपका कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ है, और आपकी कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है जैसे कि स्मोकिंग है, आपका अल्कोहलिज्म है, इस तरह के हैबिट जो हैं अगर वो अवॉइड कर पाएँ तो आप समय से पहले जो मोतियाबिंद होता है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। और डायबिटीज़, क्या डायबिटीज़ से भी आपको जल्दी मोतियाबिंद? बिल्कुल, डायबिटीज़ से जल्दी मोतियाबिंद होता है। जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है मोतियाबिंद का, प्रोग्रेसिव जो होता है प्रोग्रेशन, बट जिन मरीज़ों में शुगर के बीमारी होती है उन लोगों में प्रोग्रेशन थोड़ा फास्टर होता है आम लोगों के कंपैरिजन में। प्लस क्या होता है कि डायबिटीज़ अपने आप में एक और भी आँख के बीमारियों के गंभीर कारण बन सकता है, जैसे कि आँख का पर्दा खराब हो सकता है। वो ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली है, साथ में उस ट्रीटमेंट का बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं हैं, बार बार रिकरेंस होने की संभावना होती है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और उसका एक ही उपाय है डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, समय पर दवाइयाँ खानी है, अपने खान पान का अच्छा परहेज़ करना है। डॉक्टर साहब, अगर हम एवरेज एज की बात करें कि किस उम्र तक आमतौर पर इंसान को मोतियाबिंद हो जाता है? जो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली 50+ लोग ही हमारे पास ज़्यादातर आते हैं, जो ओल्ड एज वाले आते हैं। 50+ के बाद उनके हल्के हल्के मोतियाबिंद के लक्षण शुरू हो जाते हैं। सारा मोतियाबिंद अगर हम स्टार्ट करें तो एक प्रोसेस है, ये यस और नो नहीं है कि आज मोतियाबिंद है और मतलब नहीं है और कल मोतियाबिंद हो जाएगा। ये प्रोसेस ये होता है कि जब आप रेगुलर आई चेकअप में आते हैं तो हम देखते हैं कि मोतियाबिंद का स्टार्टिंग हो गया है क्या, क्योंकि जब स्टार्ट होता है मोतियाबिंद मतलब लेंस का ओपेसिटी होना शुरू होता है, तो स्टार्टिंग में ही पेशेंट की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, वो थोड़ी कम हो सकती है ओपेसिटी के कारण, जिसको हम चश्मे से ही पूरा कर सकते हैं। एक समय आता है जब वो चश्मा काम करना बंद कर देता है, इसी समय आपको ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या फिर कैटरेक्ट के लिए कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक उम्र के बाद जो हमने नॉर्मली बोलते हैं 40 ईयर्स के बाद आंखों की बहुत सारी बीमारियों के जो चांसेस होते हैं उम्र के बाद बढ़ जाते हैं। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि 40 साल के बाद आप एटलीस्ट 6 मंथ्स पे अपना आई चेकअप जरूर कराएं। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ कारण है जैसे स्टेरॉइड्स है, स्मोकिंग है, धूप में रहना, उनसे आपको कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है। कितनी जल्दी, तब किस उम्र में हो जाता है? ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सपोजर कितना है। कोई अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, पूरे दिन ही 8 घंटे वो काम कर रहा है, तो हो सकता है कि उनको 40s में ही उनको कैटरेक्ट हो जाए। कोई अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, एक मॉडरेट अमाउंट होता है, एक लो क्वांटिटी में होते हैं, एक बहुत ही हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, तो उनमें हो सकता है कि वो 40s में हो जाए उनको। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। डायबिटीज़ आपका फुल्ली अनकंट्रोल्ड है तो आपको रेटिना की बीमारी और मोतियाबिंद 40s में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। काफ़ी कम समय ऑफ शुगर जो नॉर्मली जो होता है डायबिटीज़ में आपका रेटिना में इफेक्ट वगैरह होता है, वो अगर आपने अच्छे से कंट्रोल मतलब माइल्डली कंट्रोल और डायबिटीज़ है आपका, तो 10-15 साल तक आंखों में जनरली असर नहीं आता है। लेकिन अगर आपका बहुत ही पुअर कंट्रोल है तो वो 10 साल से पहले भी सारा की सारी बीमारियाँ हो सकती हैं आपको। डॉक्टर राजीव, क्या कैटरैक्ट होना टाला जा सकता है? यानी ठीक है हमें होगा, ये हमें समझ में आ गया, पर क्या इसे टाल सकते और कब तक टाल सकते हैं? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इसको पूरी तरह से टाल सकते हैं, हाँ, लेकिन जो हम किस रिस्क फैक्टर्स की बार बार जिक्र कर रहे हैं इस दौरान, आप उस पर ध्यान रख करके इसको बिल्कुल टाल सकते हैं। वो भी कोई 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट हाँ, आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करके, एक्सरसाइज करके, अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खा के, या फिर जो अदर रिस्क फैक्टर्स थे हमारे ये जो हैं जो एड ऑन करते हैं, आँखों की अच्छी देखभाल करें, आप स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल ना करें, तो इन सब से आपको जो जिस उम्र में मोतियाबिंद होना चाहिए उस उम्र में होगा। इसी को हम टालना बोल सकते हैं, अदरवाइज़ होना तो सबको ही है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने हमसे एक सवाल ये पूछा है कि हमें इमेच्योर कैटरैक्ट है, तो अगर आप थोड़ा फ़र्क समझा दें, ये मैच्योर और इमेच्योर कैटरैक्ट में क्या फ़र्क होता है? मैच्योर और इमेच्योर कैटरैक्ट में हम फिर से वो जो अपना एक लेंस की एनाटमी की जो हमने बात की थी उसको मैं दोहराना पड़ेगा हमें, कि लेंस जो है हमारा एक आम की जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी एक छिलका होता है, फिर गुदा वाला पार्ट होता है और एक अंदर में न्यूक्लियस होता है जिसको हम गुठली होता है, वो न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। तो इमेच्योर कैटरेक्ट ये होता है कि जब हमको लेंस के आर पार दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि मोतियाबिंद तो बन गया है, लाइट रुक भी रही है, बट लाइट इतनी भी नहीं रुक रही है कि अंदर का कुछ भी हमारा स्ट्रक्चर और विजिबल नहीं हो। लेंस के पीछे हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, वो स्ट्रक्चर्स हम अपने मशीन पे देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो इमेच्योर कैटरेक्ट है। और प्लस उसमें पेशेंट का विजन जो होता है, रोशनी होती है, वो कम होती है
एकदम ही ख़त्म नहीं हो जाती है। मैच्योर क्या होता है, वो पके हुए आम के जैसा होता है जिसमें सारा स्ट्रक्चर ही ओपेक हो गया है, सब कुछ ओपेक हो गया है, मतलब कि लाइट आर्क से पार नहीं जा पा रही है, लाइट वहीं पर रुक जा रही है लेंस के पोर्शन में ही। तो उस समय वो विजन पेशेंट का पूरी तरह से चला जाता है, वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाता है, उन्हें वॉक करने के लिए भी लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। इसको हम मैच्योर कैटरैक्ट बोलते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल जो है डॉक्टर राजीव कि कैटरैक्ट का इलाज क्या है, मोतियाबिंद का इलाज क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है। उस ख़राब लेंस को, जो लेंस हमारा लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, उसको हमें बाहर करना होता है और उसमें आर्टिफिशियल लेंस का प्रत्यारोपण करना होता है। यही इसका ट्रीटमेंट है। अभी हमने इस पूरे डिस्कशन में ये तो समझ लिया है कि लेंस कैसा होता है, तो वो लेंस का फिर से हम आते हैं उस आम के पे। तो आम का जो छिलका था, फिर गुदा था, फिर गुठली थी, तो हम उस छिलके में एक गोल छेद बनाते हैं। उस गोल छेद से हम अंदर का जो गुदा है और गुठली है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। वो बाहर निकालने के बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसको हम फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जिससे हम आँख में एक छोटा सा छेद करके एक मशीन के द्वारा उस गुदे को और उस न्यूक्लियस को, जो गुठली है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और आर्टिफिशियल लेंस जो कि एक फोल्डेबल फॉर्म में आता है, उस छोटे से इंसिजन, जो छोटा सा चीरा लगा है, उसमें हम इस लेंस को फोल्ड करके आंखों के अंदर डाल देते हैं और जो आंखों के अंदर फिर खुल जाता है और उस छिलके पे जाके बैठ जाता है हमारे। इसी अवधि को हम बोलते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। डॉक्टर साहब, अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, जब मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट, सबसे लेटेस्ट और सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, जिससे पूरे ही देश दुनिया में सब जगह हो रहा है ये सर्जरी, उसको फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन के बारे में आपको बताया ही मैंने, एक छोटा सा छेद होता है जिससे हम मशीन के द्वारा उस आँख के जो कॉर्टेक्स होता है और न्यूक्लियस होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सफाई कर देते हैं अंदर की चीज़ों के, और उसमें लेंस प्रत्यारोपित कर देते हैं। थोड़े एडवांसमेंट और आए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं फेम्टोसेकंड लेजर से हम, उसमें क्या होता है कि जो स्टेप्स होते हैं हमारे कैटरेक्ट सर्जरी के, उसमें से कुछ स्टेप्स जिनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होता है, हम उस लेजर की मदद से उन स्टेप्स को कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट्स और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और सेफ हो जाते हैं। तो हम फेम्टोसेकंड की मदद ले सकते हैं, पर अल्टीमेटली होता वो जो एंड होता है उस सर्जरी का, वो फेको विधि से ही होता है। क्या आप मोटा माटी खर्चा बता सकते हैं, अगर कोई करवाने का सोच रहा है, मोटा माटी कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, चूँकि इसमें हम एक इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं जिसे हम इंट्राओकुलर लेंस बोल रहे हैं, तो इसमें जो खर्चा है वो बहुत वेरी कर सकता है। तो लेंसेज का मोतियाबिंद के कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी जो भारत में चल रहा है उसका एवरेज कॉस्ट अगर हम दिखा लें फेको विधि से, तो 10 से 15 हज़ार के बीच में ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एक बेसिक लेंस की बात करें, उसमें अगर लेंस की वैराइटीज़ को हम डिफरेंट यूज़ करें तो 15, 20, 50 और ये अप टू 1 से 1.5 लाख भी जा सकता है, अगर हम फेम्टोसेकंड लेजर जिसकी बात कर रहे थे उसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन में। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब दिए हैं। पर सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए, सवाल और भी हैं, वीडियो आगे देखते रहिए। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आज हम जाने वाले हैं सेंटर फॉर साइट के 2 अलग अलग सेंटर्स में। अभी हम जहां मौजूद थे वो है RPS मोड़ वाला सेंटर, और अब हम यहां से जाएंगे सेंटर फॉर साइट के कंकड़ बाग वाले सेंटर में। तो चलिए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सेंटर फॉर साइट के कंकड़ बाग वाले लोकेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर यशवीर से, जो मोतियाबिंद से जुड़े हमारे कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण, जो कैटरैक्ट सर्जरी के एक्सपर्ट हैं और 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, अभी तक हम लोग को मोतियाबिंद एक बुढ़ापे की बीमारी लगती थी कि भाई मोतियाबिंद तो बहुत बाद में होगा, बुढ़ापे में होगा, पर आजकल ये बीमारी बच्चों को भी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मोतियाबिंद बच्चों में क्यों हो रहा है? जहाँ तक मोतियाबिंद अर्थात कैटरैक्ट का सवाल है, निसंदेह यह 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों में प्रायः होता है, लेकिन आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इसके तो ब्रॉडली 2 वजह हो सकते हैं। एक तो ये है कि आजकल हमारी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस हो गई है, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसका डिटेक्शन नाउ डेज इट इज़ वेरी ईजी। दूसरा, बच्चों में
ज़्यादा होने का वजह ये भी हो सकता है कि आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल है डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में इन अ वे थोड़ा सा इट इज़ नॉट गुड, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद जैसे गर्भावस्था में जो प्रेग्नेंट वुमेंस को कभी कभी फीवर या फिर स्किन में रैसेस जो स्किन में चकते हो जाते हैं, उसको प्रायः शुरुआत में लोग नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन नाउअडेज ये लोग अच्छे एंटीनेटल केयर के हिसाब से ये लोग काफ़ी अर्ली डिटेक्शन इनका हो जा रहा है और लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान फीवर और रैशेस आना एक रिस्क फैक्टर होता है बच्चों में कैटरेक्ट का। उसके बाद जब डिलीवरी होता है तो कभी कभी जो हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं करवा पाते हैं या जो पेरिफेरल गांव में जो होम डिलीवरी होता है तो उसमें कभी कभी बच्चों की आंखों में चोट भी लगती है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में डेवलप होता है। उसके बाद कुछ कुछ इंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं बच्चों में जो कि जेनेटिक होता है, इसकी वजह से भी होते हैं। तो ओवरऑल 2 कारण हैं जो कि एक तो मेडिकल फैसिलिटी और लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, और जो दूसरा चीज़ मैंने बताया कि आँखों में चोट लगना डिलीवरी के दौरान होम डिलीवरी में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो फीवर और रैशेस आता है पेशेंट में, तो इन वजह से बच्चों में कैटरेक्ट की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों में होने वाले मोतियाबिंद की बात करें तो क्या इससे प्रिवेंशन पॉसिबल है? क्या इससे बचा जा सकता है? बचना तो थोड़ा बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि फीवर और रैशेस आना समटाइम इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, और जब कंट्रोल अगर हो भी गया है प्रेग्नेंट वुमेंस को तो अर्ली ये डॉक्टर्स के पास जाएं। किसी कारणवश अगर बच्चों में मोतियाबिंद हो गया है तो इसका कारण जो इसका पता चलना है, इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके माता पिता का। और जब वो पीडियाट्रिशियन के पास किसी कारणवश जाते हुए जैसे बच्चे का सर्दी बुखार हो जाता है तो पीडियाट्रिशियन को एक झलक आंखों को भी देखना चाहिए, और वो देखते भी हैं। तो अर्ली डिटेक्शन इसमें ये रहता है कि पेरेंट्स को हर एक विजिट्स में पीडियाट्रिशियन को बताना चाहिए कि आंखों का केयर कैसे करना है। अगर बच्चे की आंखों के बीच में कोई सफ़ेदी आ रही है या फिर किसी कारणवश बच्चे की आंखें तिरछी हो रही है तो उसमें पेरेंट्स को इमीडिएट अटेंशन देना है, क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं सकते हैं। तो उसमें पेरेंट्स और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स है और जो पीडियाट्रिशियन है उनका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब वो हमारे पास रेफ़र करते हैं पीडियाट्रिशियन या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आंखों को दिखवाना चाहिए तो उस कंडीशन में वो यथाशीघ्र आएँ। और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो उसमें तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं समटाइम वो भी बच्चे को भेजते हैं कि बच्चे को आगे बेंच से ही दिख रहा है, पीछे से दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे में जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं उनका भी इस पॉइंट व्यू पे एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप मुझे ये बता रहे थे कि जो सबसे छोटा बच्चा है जिसका आपने कैटरेक्ट की सर्जरी करी थी वो 3 महीने का था। 3 महीने के बच्चे को मोतियाबिंद आप कह रहे हो गया था। अब 3 महीने का बच्चा तो अपने मुंह से माँ बाप को बता नहीं सकता कि मुझे आंखों में कुछ समस्या हो रही है या मुझे दिख नहीं रहा या मुझे आगे वाली बेंच से, जैसे आपने कहा बच्चों को अगर नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, तो अब बच्चा अपने मुंह से कुछ नहीं बता पा रहा है। ऐसे में माँ बाप किन लक्षणों पर ध्यान रखें, किन बातों पर ध्यान रखें जिससे माँ बाप को थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हो सकता है मेरे बच्चे की आंखों में सब ठीक नहीं, उसे मोतियाबिंद है? तो ब्रॉडली 2 कैटेगरी इसमें हम लोग ले सकते हैं। एक कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट जो कि बच्चे को जन्म से हुआ है, और एक विथ टाइम बच्चे को डेवलप हुआ है। जो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट है जो जन्म के समय ही हुआ है तो उसमें तो बच्चा जब डिलीवर करता है और जब ये हॉस्पिटल डिलीवरी होता है तो पीडियाट्रिशियन जो प्राइमरी आई एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ये पता चल जाता है। लेकिन जब विथ टाइम जो बच्चे को होता है तो उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी प्रकार से किसी भी आँख में, एक आँख या 2 आँख, दोनों में से किसी आँख में या दोनों में अगर आँख में किसी भी प्रकार का सफ़ेदीपन आ रहा है तो उसमें यथाशीघ्र पेरेंट्स को बच्चों के डॉक्टर से मिलें या आँख के डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बच्चे के डॉक्टर से जब वो मिलेंगे तो इमीडिएटली दे विल रेफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उस कंडीशन में विलंब करना उचित बिल्कुल नहीं है। ऐसी अवधारणा होती है लोगों में कि अभी तो आँख ठीक ही होगा, जब बच्चा बड़ा होगा तब आँख दिखवाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे को बुखार आज है तो उसका ट्रीटमेंट हम 1 महीने के बाद क्यों नहीं? जब बच्चे को दिक्कत अभी है तो उसका इलाज अभी होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की विकास की अवस्था होती है, उसमें विजुअल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, और वो अगर सही समय पे नहीं किया गया तो अगर बाद में अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे भी तो जो विजन बढ़ना चाहिए, जिस हद तक बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए अगर
ऐसी कोई बीमारी है, बच्चे को एक आंख या दोनों आंखें मोतियाबिंद है, तो उसका यथाशीघ्र उसका इलाज होना चाहिए। और ना ही केवल इलाज बल्कि उसके बाद भी जो पेरेंट्स का रोल होता है, स्पेसिफिकली जैसा मैंने कि बताया कि पैचिंग थेरेपी उसके बाद कंटिन्यू रहता है, तभी बच्चे का पूरा विजुअल डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण, हमसे बात करने के लिए और हमारे बहुत अहम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर यशवीर, देश के जाने माने कैटरैक्ट सर्विसेज के डॉक्टर जो 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि उनकी आंखों में अगर कोई और समस्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की आंखों की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, समस्याओं से ग्रसित होते हैं। क्या ऐसे लोग मोतियाबिंद की सर्जरी करवा सकते हैं? देखो, मोतियाबिंद के साथ जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां यूजुअली कम होती हैं। एक्चुअली पेशेंट्स में, बहुत सारे पेशेंट्स में ये अवेयरनेस होता ही नहीं है कि उनकी आंखों की रोशनी सही है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रेगुलर रूटीन चेकअप करवाई ही नहीं होती है। उनको इवन चश्मे का नंबर है ये उनको नहीं मालूम होता। हाँ, इसी क्रम में अगर ये अपनी जांच नहीं करवाएं तो उनको पता नहीं चलता है कि उनकी रोशनी अगर घट रही है तो वो किस कारण से घट रही है, क्योंकि कारण चश्मा भी हो सकता है और आपका जो दूसरा कारण है वो मोतियाबिंद भी हो सकता है। मोतियाबिंद के अलावा भी और सारे कारण हैं, बट जैसे जैसे आपका एज के साथ खास करके जो रिलेशन है, मोस्टली जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है 50 प्लस, उसमें जो मोस्ट कॉमन आपका काउज होता है वो तो सबसे पहले चश्मे का नंबर होता है। बट बहुत लोगों का चश्मे का नंबर भी उस समय तक जांच नहीं हुआ होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, उनको मोतिया डेवलप कर रही है ये उनको मालूम नहीं होता है। मोतिया अगर चेकअप नहीं करेंगे तो फिर उसका आप धीरे धीरे तो रोशनी घटेगी ही। पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनको सही टाइम पर ये बताया जाए कि उनकी मोतिया की ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि मोतिया जब तक पूरा पक नहीं जाता है तब तक ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आपको ऑपरेशन के लिए प्लान करनी चाहिए। हाँ, बशर्ते कि बाकी आपके शरीर की जो बाकी सिस्टमिक जो भी बीमारियां होती हैं, शुगर की हो गई, ब्लड प्रेशर वगैरह की हो गई, वो सब कितने कंट्रोल में है, ये उसके लिए एक ज़रूरी ये होती है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि चलिए मोतियाबिंद हुआ, हमने सर्जरी करवा ली और मोतियाबिंद हट गया, क्या इस बात की गारंटी है कि इसके बाद मोतियाबिंद दोबारा कभी नहीं होगा? देखो, मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद दोबारा मोतियाबिंद नहीं होता। अगर कुछ होता है तो मोतियाबिंद के जो लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो हम बिठाते हैं उस थैली में जिसमें पहले मोतियाबिंद था आपका, उस लेंस के पीछे एक झिल्ली डेवलप करती है। वो झिल्ली को हम लोग पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी भी अलग अलग मेडिकल टर्म्स के हिसाब से कुछ अलग नाम होता है उनका, आप उतने मतलब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट उस झिल्ली को अगर हम सफाई कर देते हैं तो उसके बाद फिर सर्जरी की यूजुअली ज़रूरत तो बिल्कुल कभी नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपका मोतिया का सर्जरी हो गया तो दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अनलेस अदरवाइज सही तरीके से ऑपरेशन किया गया। तो अभी आपने जैसे बताया कि झिल्ली के ऊपर एक परत बन जाती है, लेंस के पीछे एक झिल्ली डेवलप कर जाती है। अच्छा, झिल्ली पीछे लेंस के बनती है। हाँ। तो ये हटवानी पड़ती है? उसको लेजर से सफाई करते हैं। जैसे ये मशीन आप देख रहे हो, सपोज करो ये एक मशीन है, या एक स्लिट लैंप एक मशीन होती है, उसी तरह की लेज़र की भी मशीन होती है। पेशेंट को उस पे सामने में बिठाते हैं हम, और सामने में बिठा करके उस लेजर पॉइंट से उसको क्लीनिंग कर देते हैं बस। तो ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता होगा? हार्डली 5 मिनट का प्रोसेस। अच्छा, कैसे पता चलता है कि लेंस के पीछे झिल्ली बन रही है, दोबारा धुंधला दिखने लगता है? यूजुअली जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो वो साफ देख पाते हैं। साफ देखने के क्रम में धीरे धीरे जैसे जैसे झिल्ली डेवलप कर रही होती है, वो जो सफाई उनको ऑपरेशन के बाद डेवलप की थी वो फिर से थोड़ा कम होता जाता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद भी अगर आप एक रूटीन चेकअप करवाते रहते हैं तो ये पता चल जाता है कि अभी इसमें सफाई की ज़रूरत है या नहीं है। सभी पेशेंट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, पर अगर धुंधला दिखना एक लक्षण है मोतियाबिंद का, बहुत लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, इस वजह से उन्हें धुंधला दिख रहा है। फ़र्क कैसे करें फिर? देखो, धुंधला दिखने का और भी कारण होता है, पर्टिकुलरली ओल्ड एज में, जिसको एक बीमारी होती है जिसको काला मोतिया या ग्लाउकोमा कहते हैं।
ग्लोकोमा में भी फील्ड्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और उसमें भी आपका जो रोशनी होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। लेकिन अगर आपका ग्लोकोमा होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आपका ग्लोकोमा कंट्रोल नहीं है, प्रोग्रेशन में है, तो भी आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोकोमा का इलाज होना अलग चीज़ है, लेंस की सफाई वो अलग चीज़ है। ग्लोकोमा का जो इलाज शुरू होता है वो आपको टाइम टू टाइम चेकअप करते रहना पड़ता है और लेंस की जो सफाई है वो रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पर हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो सर्जरी के नाम से डरते हैं, मुझे को डर लगता है। जितना लोग अवॉइड कर सके इसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने कैटरैक्ट की सर्जरी पर इतनी बात कर ली है, पर लोगों के मन में फिर भी डर रहता है कि क्या कैटरैक्ट सर्जरी करवाने के कोई रिस्क हैं, कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, मिनिमल रिस्क किसी भी सर्जरी के साथ एसोसिएटेड होता है। आप 0.1%, 0.01% कभी भी नकार नहीं सकते। बट आज के टाइम में मशीन्स इतने अच्छे डेवलप्ड हो गए हैं, इवन टेक्नोलॉजी के साथ साथ डॉक्टर्स की स्किल इतनी डेवलप हो गई है, माइक्रोस्कोप अच्छे मिल रहे हैं, फेको मशीन्स काफ़ी अच्छी मिल रही हैं, तो आप इवन बिना इंजेक्शन के सर्जरी कर सकते हैं। पहले पेशेंट्स को बहुत सारे को लगता था कि भैया हमारे आँख में इंजेक्शन दिया जाएगा तो बहुत दर्द होगा, लेकिन अभी का टाइम जो है उसमें बिना इंजेक्शन के हम लोग सिर्फ जिसको टॉपिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, बस लोकल एक ड्रॉप दे करके आपके आँख को शून्य किया जाता है और उसी में सर्जरी ख़त्म हो जाती है। 5-7 मिनट एक एवरेज केसेज में लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा लगा तो 10 मिनट लगेगा। ये एक रूटीन केस का टाइमिंग होता है एक्सपर्ट हैंड में। अदरवाइज मैं दूसरों के जो स्किल्ड अभी नहीं है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। और कैटरैक्ट सर्जरी के कितनी समय के बाद, कितने वक्त के बाद आपको ठीक से सब दिखाई देने लगता है? यूजुअली विद इन ए वीक। डॉक्टर यशवीर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, अभी हम मौजूद हैं सेंटर फॉर साइट के कंकड़ बाग वाले लोकेशन में। यहाँ पे मोतियाबिंद के अलावा जो मरीज आते हैं उनको और क्या क्या इलाज उपलब्ध करवाए जाते हैं और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं कैटरैक्ट के इलाज के अलावा? कैटरैक्ट के अलावा यहाँ पर हमारे पास ग्लाउकोमा की पूरी सर्विसेज है, हमारे पास रेटिना के सर्जिकल एंड मेडिकल दोनों रेटिना की पूरी सर्विसेज है, इवन अभी रिफ्रैक्टिव सर्जरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर यशवीर, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे बहुत ही अहम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आपके मोतियाबिंद से जुड़े जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, ये वीडियो देखकर क्लियर हो गए होंगे। डॉक्टर राजीव, डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर यशवीर ने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में मोतियाबिंद को लेकर कुछ डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ऐसे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, अपने शहर के क्लिनिक्स विजिट करना चाहते हैं हमारे ज़रिए, तो ये भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.